Good morning student, myself Rati Srivastava from CrossFit Girls College, हिंदी मीडियम. I am your कॉमर्स टीचर. बच्चों, आज मैं आपको 11th क्लास के बैंकिंग सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगी. इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले एक बार आप अपनी बुक को देख लीजिए. इस बुक को 2 खंडों में विभाजित किया गया है तथा इसकी जो विषय सूची है उसको भी 2 खंडों में विभाजित किया गया है, खंड का तथा खंड खा. खंड का में टोटल आपके 11 चैप्टर दिए गए हैं तथा खंड खा में टोटल 8 चैप्टर दिए गए हैं. आज मैं आपको खंड का फर्स्ट चैप्टर वस्तु विनिमय प्रणाली तथा मुद्रा का क्रमिक विकास को पढ़ाऊंगी. बच्चों, आपने वस्तु विनिमय के बारे में पहले भी पढ़ा है, लेकिन आप यह सोच रहे होंगे कि वस्तु विनिमय का बैंकिंग में क्या काम है. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वस्तु विनिमय करते समय जो भी कठिनाइयाँ आती थी उन्हें दूर करने के लिए ही मुद्रा का आविष्कार किया गया है. और आज क्या है, मुद्रा ही सारे बैंकों का आधार है, इसलिए इसे हमने बैंकिंग सब्जेक्ट में शामिल किया है. बच्चों, अब हम आपको वस्तु विनिमय क्या है ये समझाएंगे. वस्तु विनिमय क्या है? प्राचीन काल में क्या था, मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी जिन्हें वह स्वयं अपने से या अपने परिवार की सहायता से पूरा कर लेता था. जैसे कि अगर उसे भूख लगती थी तो वह पेड़ों से फल तोड़ कर खा लेता था, भूख लगने पर वह जानवरों का शिकार कर लेता था, प्यास लगने पर किसी जलाशय पर जाकर के पानी पी लेता था, तन ढकने के लिए वो क्या करता था, पेड़ों की या वृक्षों की छालों से या जानवरों की खालों से काम चला लिया करता था. इस तरह मनुष्य क्या करता था, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता था तथा वो आत्मनिर्भर था. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मानव की सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती गईं. आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण क्या हो गया, वो एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग की आवश्यकता का अनुभव होने लगा. उसने अपने द्वारा निर्मित वस्तु को अन्य व्यक्तियों को दे करके उसके बदले में अपने उपभोग की वस्तु प्राप्त करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा. वस्तुओं की इसी अदल बदल की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विनिमय या वस्तु विनिमय के नाम से जानते हैं. अब इसके अर्थ को और अच्छे से समझने के लिए हमें इसकी परिभाषाओं को समझना होगा. वस्तु विनिमय की परिभाषा प्रोफेसर जेम्स के अनुसार कम आवश्यक वस्तुओं से अधिक आवश्यक वस्तुओं की अदल बदल को विनिमय कहते हैं. यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनकी हमें कम आवश्यकता है उन्हें हम दूसरे व्यक्तियों के साथ बदलते हैं और उसके बदले में हम वही वस्तु लेते हैं जिनके की हमें आवश्यकता हो. प्रोफेसर बक के अनुसार जब 2 पक्षों के बीच आदान प्रदान एक दूसरे के प्रतिफल स्वरूप ऐच्छिक होता है तो वह विनिमय कहलाता है. अर्थात कोई भी ऐसे 2 पक्ष जिनके बीच हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ बदल रहे हैं, तो जो भी होना चाहिए आदान प्रदान वो क्या होना चाहिए, दोनों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, विनिमय कहलाएगा. इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच मुद्रा की सहायता के बिना होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के ऐच्छिक, वैधानिक तथा पारस्परिक हस्तांतरण या अदल बदल को वस्तु विनिमय कहते हैं. यानी कि वस्तु विनिमय में कम से कम 2 पक्ष होने चाहिए, दोनों पक्षों के बीच जो भी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है वो ऐच्छिक होना चाहिए तथा बिना मुद्रा की सहायता के हो, तभी वो वस्तु विनिमय कहलाएगा. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विनिमय की विशेषताएं. बच्चों, विनिमय करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उनकी विशेषताएं क्या हैं. इसकी पहली विशेषताएं क्या है, 2 पक्षों का होना. विनिमय में क्या होता है, कम से कम 2 पक्ष होने चाहिए. एक पक्ष होता है देने वाला और दूसरा पक्ष क्या होता है, पाने वाला. अगर इन दोनों में से कोई भी एक पक्ष नहीं है तो विनिमय का कार्य पूरा नहीं हो सकता. फिर दूसरी विशेषताएं क्या है इसकी, 2 अलग अलग वस्तुओं का होना. विनिमय के लिए दोनों पक्षों के पास कम से कम 2 प्रकार की वस्तुएं होना आवश्यक है ताकि वे परस्पर उन्हें ले दे सकें. यानी कि विनिमय के लिए कम से कम हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 वस्तुएं होनी चाहिए. एक वस्तु दे करके उसके बदले में हम दूसरी वस्तु ले सकें. अगर हमारे पास एक ही वस्तु है तो हम विनिमय संभव नहीं हो पाएगा.
तीसरा, वस्तु अथवा सेवा का हस्तांतरण। विनिमय में धन से आशय वस्तु अथवा सेवा से लगाया जाता है तथा दोनों पक्ष वस्तु अथवा सेवा का अदल बदल करते हैं। अर्थात दोनों पक्षों के मध्य जो भी हम लोग धन का या वस्तु का अदल बदल करेंगे वही हमारा क्या होता है, वस्तु अथवा सेवा का हस्तांतरण होता है। पेज नंबर 4, ऐच्छिक हस्तांतरण। दो पक्षों के बीच में जो भी वस्तु या सेवा का हस्तांतरण होता है वो हमारी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, यानी कि स्वतंत्र होना चाहिए। यदि हम किसी एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को कोई भी वस्तु दे रहे हैं, ये हमारी इच्छा पे निर्भर करता है। लेकिन अगर हम डरा धमका करके उससे वस्तु ले रहे हैं तो ये ऐच्छिक हस्तांतरण नहीं कहलाएगा तथा यह विनिमय भी नहीं कहलाएगा। वैधानिक हस्तांतरण। विनिमय के लिए दो पक्षकारों के मध्य वैधानिक हस्तांतरण का होना भी आवश्यक है, यानी कि जो भी आदान प्रदान किया जाए वह वैधानिक दृष्टि से सही होना चाहिए। जैसे कि अगर हमने कोई वस्तु चोरी की है तो उन वस्तुओं का हमें विनिमय नहीं करना चाहिए। नंबर 6 है पारस्परिक हस्तांतरण। विनिमय के लिए अंतिम आवश्यक शर्त यह है कि दो पक्षकारों के मध्य वस्तु अथवा सेवा का जो भी हस्तांतरण हो वो वस्तु या सेवा उन दोनों के पास होनी चाहिए, अन्यथा हस्तांतरण की इस क्रिया के अभाव में विनिमय संभव नहीं होगा। अगर हम अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं तो जो वस्तु हम चाहते हैं वो वस्तु हमारे पास होनी चाहिए तथा जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता है वो दूसरे व्यक्ति के पास होनी चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों विनिमय के स्वरूप, जिसे कि हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको विनिमय क्या है तथा विनिमय की क्या क्या विशेषताएं हैं ये समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू बच्चों।